और बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर पनप रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन और टोनी की गिरफ्तारी की है। आरोपी आदित्य जैन, जिसे शुक्रवार सुबह दुबई से जयपुर लाया गया, अब इससे कई पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस गैंग का गुर्गा टोनी दुबई से गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद जयपुर लाया गया आदित्य जैन। विदेश में बैठकर अरेंज करता था धमकी के कॉल। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी और आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई एडीजी क्राइम और एजीटीएफ के चीफ आईपीएस दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की माने तो पिछले साल अप्रैल से वो लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। दिनेश एमएन के मुताबिक दुबई पुलिस ने टोनी को 25 फरवरी को पकड़ा। उसके बाद जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। टोनी लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग करवाता था, जबकि इससे पहले इस काम को अमरजीत नाम का सदस्य करता था, जिसकी गिरफ्तारी इटली से हो चुकी थी। आदित्य जैन ये कुचामन सिटी का रहने वाला है। पिछले जनवरी में दुबई गया है। वहां जाने के बाद पिछले अप्रैल से शायद ये गैंग के लिए काम कर रहा है। इसका काम यही है कि जो भी कॉल होता है गैंग करते हैं, रोहित गोदारा करता है या वीरेंद्र चारण करता है, अपने किसी को थ्रेटनिंग देना है, कॉल धमकाने के लिए कॉल करना है, या किसी को हथियार मुहैया कराना है, या किसी को अपने जो फरार बदमाश है उसको शेल्टर देना है, किसी को पैसा पहुंचाना है, वो सारे कॉल डायरेक्ट नहीं करके इसके थ्रू करते थे। आखिर कैसे पकड़ा गया आदित्य उर्फ टोनी? एजीटीएफ को लंबे वक्त से टोनी की तलाश थी। वो आर्मेनिया भागने की फिराक में था। करीब 2 महीने पहले इंस्पेक्टर मनीष शर्मा को उसके दुबई में होने का इनपुट मिला। इसके बाद जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह को दुबई भेजा गया। इस दौरान टोनी के शारजाह में एक फ्लैट में रहने की सूचना मिली, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। इसके अलावा सीबीआई के जरिए यूएई को इंटरपोल रेफरेंस भी भेजा गया। इस रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल रेफरेंस के आधार पर यूएई पुलिस अधिकारियों ने आदित्य जैन को हिरासत में लिया था। इसकी हम लगातार फॉलो कर रहे थे और हमारी टीम के जैसे जयपुर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, उसने पहले बताया कि साहब इस तरह से ये अमरजीत विश्नोई के बाद ये नया चालू हुआ है डब्बा कॉलिंग देने वाला। एक तरह से कंट्रोल रूम बन जाता है, सारे कॉल इनके थ्रू रूट होता है, तो इसको सबसे ज्यादा पूरी जानकारी भी रहती है गैंग कैसे काम कर रहे हैं। सबने मेहनत करके सबसे पहले इसके पासपोर्ट निकाला, कहाँ है और कौन से कंट्री में वो निकाला और कौन से सिटी में है और कौन से एग्जैक्ट एड्रेस जब पता चल गया, उस एड्रेस के साथ हमने इंटरपोल के लिए हमने भेजा एक रेड नोटिस निकलवाने के लिए। उधर लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहां से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। आखिर क्या होता है डिब्बा कॉल? इसमें अपराधी 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक मोबाइल फोन के स्पीकर को ऑन रखकर उसकी आवाज दूसरे मोबाइल फोन से उसे सुनाते हैं, जिससे धमकी दी जाती है। उससे कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, ये सब एक्चुअली जो भी डब्बा कॉलर होता है इस गैंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारे कॉल, जैसे किसी को धमकी देना है तो ये जो डब्बा जो देता है वो कभी बात नहीं करता है। वो डब्बा कॉलर सिर्फ एक दूसरे से मोबाइल मतलब डब्बा की कॉलिंग की फैसिलिटी देता है एक तरह से, बट उसके सारे नॉलेज में रहता है। जैसे इसके अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि जहां भी जैसे अभी जिस केस में इसको अरेस्ट किया है, एक कुचामन सिटी का केस है, किसी को धमकी दी थी उसमें अरेस्ट किया है, उसमें इसको नॉलेज में था
और इसके अलावा जैसे धमकी देना भी प्लस गैंग के कई हथियार इधर उधर से ले जाना है, वो भी डायरेक्टली कोई अपने गैंग मेंबर से भी बात नहीं करते। प्रदेश की पुलिस अब टोनी से धमकी वाले कॉल्स, लॉरेंस के दुबई नेटवर्क के अलावा गैंग के एक्टिव मेंबर्स को लेकर के भी पूछताछ कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक आखिरकार पास हो चुका है, पर बिल पर सियासत लगातार चल रही है। आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छलावा किया, तो वहीं जेडीयू ये दावा कर रही है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान, जो कि मुसलमान समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उनमें काफी खुशी है। और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। रिपोर्ट देखिए। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। इस बिल के जरिए उनकी नीयत भी साफ हो गई है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है, और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़ है। ऐसे में मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या यह समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या यह समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति यह है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ड्रम वाली धमकी का सिलसिला जारी है। गोंडा के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा एक शख्स खुद को पत्नी से पीड़ित बता रहा है और यह कह रहा है कि साहब मुझे बचा लीजिए, बीवी कहीं ड्रम में ना भरवा दे। यह खास रिपोर्ट देखिए। मेरठ में सौरभ मर्डर केस के बाद अब पतियों में नीले ड्रम का खौफ है। पत्नी की धमकियों से परेशान पति पुलिस के पास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली क्षेत्र के हाथीपुर में ऐसा ही केस सामने आया है। आशीष गुप्ता नाम के शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी घूमने से मना करने पर धमकी दे रही है। कह रही है कि मारकर नीले ड्रम में भरकर फेंक देंगी। नीले ड्रम वाली धमकी के बाद आशीष पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया।
मेरठ में हुए मुस्कान कांड के बाद नीले ड्रम का खौफ इस कदर पतियों में सवार है कि पत्नी की धमकी देने के बाद अब सुरक्षा के लिए पति पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी में आया है, जहां पत्नी को बाहर घूमने से मना करने के बाद पत्नी ने पति को मारकर नीले ड्रम में फेंकने की धमकी दे डाली। पीड़ित पति के मुताबिक उसने पत्नी को बाहर घूमने से मना किया था, जिसके बाद से आग बबूला होकर नीले ड्रम में भरकर फेंकने की धमकी दे रही है। पीड़ित पति ने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो दूध और खाने के लिए परेशान हो जाते हैं। पत्नी कई दिन तक घर से बाहर रहती है और मना करने पर परिजनों और उसके साथ मारपीट करती है। मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी तो मुझसे कुछ बताती नहीं है और कहती है तुमसे मतलब कोई तुमसे मतलब नहीं है। मैं कुछ करूँ, मुझसे लड़ने के मूड से हर समय बैठी रहती है और कहती है ज़्यादा परेशान करोगे तो हम तुमको मरवा के खिंचवा देंगे नीले ड्रम में। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, न्यूज़ 18। तो देखिए, अब देख लेते हैं कि एक मच्छर क्या कर सकता है, और अगर ये मच्छर फ्लाइट में आ जाए तो तौबा तौबा, क्योंकि मुंबई से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों का मच्छरों से हो गया सामना और इसके बाद यात्री मच्छर भगाते हुए फ्लाइट में नजर आए। किसी यात्री ने वीडियो बनाकर के इस दौरान सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर कर दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो और फ्लाइट के अंदर आपका मच्छरों से सामना हो जाए तो सोचिए क्या हालत होगी। मुंबई से लखनऊ आ रही फ्लाइट में यात्री उस वक्त परेशान हो गए जब वहां पर मच्छर मंडराने लगे। मच्छरों ने बाहर की गर्मी से बचते हुए फ्लाइट को ही अपना ठिकाना बना डाला, जिसके बाद तो यात्रियों का जीना मुश्किल कर दिया। यात्रियों ने शिकायत की कि उड़ान भरने के बाद से ही मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो कुछ यात्री मच्छरों को भगाते हुए भी देखे गए। यात्रियों का कहना है कि क्रू मेंबर से भी शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे मच्छरों ने सफर के दौरान उन्हें कष्ट में डाल दिया। इंडिगो की फ्लाइट 6E643 का ये वाकया है। फ्लाइट में सवार किसी यात्री ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। लोगों की शिकायत थी कि एयरलाइंस कंपनियां लुभावने वादे तो करती हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, ये जानते हुए भी कि मच्छर डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां देते हैं। यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस से नाराजगी जाहिर की और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। यात्रियों का कहना था कि वो आरामदायक सफर के लिए निकले थे, लेकिन पूरे सफर के दौरान परेशान रहे। कोई सुनवाई न होने पर यात्री गुस्से में भी आ गए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। 31 मार्च को भी चेन्नई से आई फ्लाइट में ऐसी शिकायत सामने आई थी। यात्रियों ने शिकायत की थी कि उड़ान भरते ही मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था। लोगों ने एयरलाइंस से मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर जिलाध्यक्षों की बैठक से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने इस बैठक में ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कि काम करने वालों को टिकट नहीं मिलता है। अक्षय त्रिपाठी चाटुकारिता करने वालों को उन्होंने कहा कि टिकट दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या जानकारी है? कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन और राजस्थान से जो जिलाध्यक्ष गए उन्होंने कईयों ने शिकायत भी की है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अक्षय त्रिपाठी को बोलने का मौका मिला, हालांकि जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार जब अक्षय त्रिपाठी ने अपनी बात कही उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे यहाँ पर काम करने वालों को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर वहां पर मौजूद अन्य में नेता हो, तभी जो है वो पार्टी को मजबूत करने की बात जो है वो कह रहे थे कि आखिरकार वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पार्टी जो है वो कैसे मजबूत हो, और इसी के लिए जिला स्तर के जो लोग हैं उनके साथ बैठक जो है वो हो रही थी। इसी में अक्षय त्रिपाठी ने साफ तौर पे कहा, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर काम करने वालों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उन लोगों को तवज्जो दी जाती है जो चाटुकारिता करते हैं। हालांकि जब हमने अक्षय त्रिपाठी में से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने नहीं बोला। हालांकि जो उनके करीबी है उनका साफ तौर पे कहना था कि यह जो एक इंटरनल
इंटरनल मंच था, वहां पर उन्होंने अपनी बात जो है वो रखी है और इसका जो है ये इंटरनल मामला था, इसीलिए वो इस तरह की बात जो है वो रख रहे हैं। इसको लेकर के अक्षय त्रिपाठी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो उनके करीबी हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि एक पार्टी फोरम है, वहां पर पार्टी का जो अनुशासन होता है, और जब उनका टर्म आया था तभी उन्होंने इस तरह की बात में रखी थी। इस पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अक्षय त्रिपाठी ने, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उस बैठक में यह बात कही कि काम करने वालों को जो है वो बढ़ावा नहीं मिलता, और अगर संगठन को मजबूत करना है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने बात कही कि अगर राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करना है तो ऐसे में काम करने वालों को तवज्जो दी जाए, ना कि चाटुकारिता करने वाले को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का आज निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड और उनके फैंस में काफी निराशा है। मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति वाली फिल्मों में अपनी अदाकारी निभाई। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी समय से वे बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड के भारत कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की अलख जगाने वाली ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए खास तौर से मशहूर मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाने लगा था। मनोज कुमार 87 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफी टाइम से, बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है, और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से, आराम से इस दुनिया से गए।